हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से हाजिर हूं मैं जंतु जगत के धमाकेदार प्रश्न लेकर आपके क्रैश कोर्स से। ठीक है, तो इसमें आज हम जंतु जगत के प्रश्नों को देखेंगे। ओके, तो चलो बिना देर किए इन प्रश्नों को हल किया जाए। साथियों, एक बात जान लो कि ये जो प्रश्न है ये आपके क्रैश कोर्स के लिए, ओके, क्रैश कोर्स के लिए है, जिसमें हमने अभी तक आपका मानव तंत्र, मानव रोग, पोषण, विटामिन, इन सभी क्वेश्चन को देखा है। ओके, कुछ पादप के एक दो सेगमेंट हम देख चुके हैं और अब हम जो है जंतु जगत आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जंतु जगत आज स्टार्ट करेंगे। ओके, जंतु जगत। चलो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एरिस्टोटल की लालटेन किसमें होती है? देखो यहां पे क्वेश्चन क्या है, एरिस्टोटल। यू नो एरिस्टोटल? एरिस्टोटल कौन है? तो एरिस्टोटल अरस्तु को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? अरस्तु को बोलते हैं। अरस्तु क्या है? अरस्तु फादर ऑफ जूलॉजी है। फादर ऑफ जूलॉजी है कौन? अरस्तु। तो एरिस्टोटल की लालटेन किसको बोलते हैं? तारा मछली को कहते हैं कि समुद्री एनिमॉन को कहते हैं कि समुद्री आर्चिन को कहते हैं या आरिलिया कहते हैं? ठीक है, या कहते हैं आरिलिया को। जल्दी बताओ फटाफट, एरिस्टोटल की लालटेन किसे कहते हैं? एरिस्टोटल की लालटेन किसे कहते हैं? ठीक है, तो चलो यहां पे देखो, जो एरिस्टोटल की लालटेन जो होती है वो किसे बोलते हैं? वो समुद्री आर्चिन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? समुद्री आर्चिन को बोलते हैं। ठीक है, समुद्री आर्चिन क्या होती है? इसको हम समुद्री खीरा कहते हैं। ठीक है, ये कैसा होता है? तो ये खीरे के आकार का ऐसा होता है। ठीक है, कैसा होता है? ये ऐसा होता है। ठीक है, ये कैसा होता है? समुद्री आर्चिन। ओके, समुद्री आर्चिन क्या है? एकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी है। ठीक है, एकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी है। एकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी है समुद्री आर्चिन। आपको जंतु जगत में मैंने पढ़ाया होगा ये कि एकाइनोडर्मेटा संघ क्या होते हैं, उसमें कैसे कैसे जीव पाए जाते हैं। तो यहां पर देखिए, जो एरिस्टोटल की लालटेन होती है वो कौन सी कहलाती है? समुद्री आर्चिन। बाकी यहां पे और भी एक्सप्लेनेशन कर दें आपका। देखिए, उसी संघ का प्राणी और है क्या? तारा मछली। तारा मछली ये क्या है आपका? स्टार फिश। ये क्या है? स्टार फिश है। ठीक है, समुद्री एनिमॉन है ये। समुद्री आर्चिन होता है। आरिलिया क्या है? आरिलिया आरेटा। ठीक है, आरिलिया आरेटा क्या बोलते हैं? समुद्री जो खीरा उसे क्या बोलते हैं? आपका आरिलिया आरेटा। ठीक है, तो ये आरिलिया आरेटा अलग है, समुद्री आर्चिन है, समुद्री एनिमॉन है, तारा मछली। ये सभी क्या है? ये सभी आपके एकाइनोडर्मेटा संघ के प्राणी है। ठीक है, एकाइनोडर्मेटा संघ के प्राणी है। इसमें आपकी वास्तविक मछलियां नहीं होती। ये कैसी मछलियां हैं? ये सभी असत्य मछलियां होती हैं। क्लियर? ये मछलियां नहीं होती हैं, ये सभी असत्य मछलियां होती हैं। गमन के लिए नालपाद, गमन के लिए नालपाद किसमें होता है? देखो, गमन के लिए नालपाद, नालपाद क्या है आपका? खोल युक्त पैर। क्या? नाल पैर क्या होता है? नाल मतलब क्या? खाली स्थान, तो नालपाद। ओके, तो ये किसमें होते हैं ये देखना है आपको। पोरीफेरा में होते हैं कि निडेरिया में होते हैं कि एकाइनोडर्मेटा में होते हैं या कुछ एनिलिडा में होते हैं? कुछ एनिलिडा में होते हैं, बताओ फटाफट। गमन के लिए नालपाद किसमें होते हैं? ठीक, तो गमन के लिए नालपाद किसमें होता है? गमन के लिए नालपाद होते हैं एकाइनोडर्मेटा में। ठीक है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा ना कि जो आपकी मछलियां होती हैं ये कैसी मछलियां हैं? असत्य मछलियां होती हैं। कैसी मछलियां हैं? ये आपकी असत्य मछलियां हैं। और ये सभी किसमें आती हैं?
एकाइनोडर्मेटम आती हैं, ठीक है। किसमें आती हैं? एकाइनोडर्मेटम आती हैं। एकाइनोडर्मेट्स में क्या होता है? एकाइनोडर्मेट्स में ठीक है, ऐसे कैसे इनका शरीर कैसा होता है? इनके शरीर में 5 रेडियल सिमेट्री होती है। क्या होती है? 5 रेडियल सिमेट्री, यानी 5 अरीय सममित होती है। यानी शरीर कैसा होता है? 5 भागों में बटा होता है, पंच अरीय सममित, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? एकाइनोडर्मेटा होते हैं, जिनमें गमन के लिए नाल पाद होते हैं, ठीक है, नाल पाद। ओके, कह रहा है मोती का उत्पादन करने वाले जंतु किस संघ में आते हैं? मोती का उत्पादन करने वाले जंतु किस संघ में आते हैं? मोती का उत्पादन करने वाले जंतु किस संघ में आते हैं? तो पहला है आर्थ्रोपोडा, दूसरा है मोलस्का, तीसरा है एनिलिडा और चौथा है निडेरिया। ठीक है, फटाफट देखो इसको। मोती का उत्पादन करने वाले जंतु किस संघ में आते हैं? ठीक है, मोती का उत्पादन करने वाले जंतु किस संघ में आते हैं? तो आर्थ्रोपोडा में, मोलस्का में, एनिलिडा में या नाइडेरिया में। तो देखो जितने भी जो ऐसे कुछ जंतु होते हैं जिनके ऊपर एक कठोर आवरण होता है, किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। ऐसे जंतु होते हैं मोलस्का वाले जिनके ऊपर एक कठोर मेंटल होता है। क्या होता है? उसे मेंटल कहते हैं। यहां पर मेंटल पागल वाला मेंटल नहीं है। कौन सा? पागल वाला मेंटल नहीं है। ये क्या है? ये कैल्शियम कार्बोनेट के कवच में ढके रहते हैं, जिसके अंदर एक मांसल भित्ति वाली त्वचा होती है, ठीक। तो ये कौन से जंतु होते हैं? ये मोलस्का होते हैं, ठीक है। मोलस्का संघ को किसने बताया था? अरस्तु ने बताया था, ठीक है। तो मोलस्का में ही एक जंतु क्या है जिसका नाम है पर्ल ओयस्टर। क्या नाम है इसका? पर्ल ओयस्टर, ठीक है। तो पर्ल ओयस्टर इसका नाम है। पर्ल ओयस्टर आता है। पर्ल ओयस्टर जो है इसकी त्वचा से क्या निकलता है? इसकी त्वचा से मोती निकलता है, ठीक है, मोती निकलता है, ठीक। बाकी आपका आर्थ्रोपोडा है। तो आर्थ्रोपोडा क्या है? आर्थ्रोपोडा क्या है? आर्थ्रोपोडा ऐसे जीव हैं जो इस ब्रह्मांड में, आप कहेंगे इस वायुमंडल में सबसे ज्यादा होते हैं, मतलब इस वातावरण में सबसे ज्यादा होते हैं, अधिक संख्या में होते हैं। ये क्या करते हैं? ये आपके जल में, थल में और वायु में, तीनों जगह होते हैं, ठीक है। और ये मनुष्य के क्या होते हैं? ये मनुष्य के लिए हमेशा हानिकारक होते हैं। जैसे देखा जाए तो मक्खी, मच्छर, खटमल, दीमक, आपका बिच्छू, ये सब क्या है? तो ये सभी आर्थ्रोपोडा में आते हैं, ठीक है। आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या होता है? आर्थ्रोपोडा का मतलब है कि शरीर कैसा होता है? शरीर 3 खंडों में बटा होता है, माने सर में, उदर में और वक्ष में। सर में, उदर में और वक्ष में बटा होता है। एनिलिडा क्या है? इनमें शरीर खंडयुक्त होता है। एनिलिडा कैसे होते हैं? एनिलिडा में शरीर खंडयुक्त होता है। और ये कैसे होते हैं? जैसे केचुआ। और निडेरिया क्या है? निडेरिया ऐसे जीव हैं जो क्या होते हैं? दंश कोशिका धारक होते हैं। क्या होते हैं? दंश कोशिका धारक, जैसे आपका हाइड्रा, ठीक है। तो चलो यहां पर कह रहा है मोती का उत्पादन तो कौन रहेगा? मोलस्का रहेगा, ठीक है। चलो यहां पे कीप नहीं, कॉप नहीं, कीप है, ठीक है। कीप कोशिकाओं, कीप कोशिकाओं की उपस्थिति किसका विशिष्ट लक्षण है? कीप कोशिकाओं की उपस्थिति किसका विशिष्ट लक्षण है? गोल कृमियों का, स्पंजों का, मिट्टी के कृमियों का या जीवा कृमि का? ठीक है, गोल कृमि का, स्पंजों का, मिट्टी कृमियों का या जीवा कृमियों का? फटाफट देखो इसको बच्चों।
अब देखो, जो कीप कोशिकाएं होती हैं कहां होती हैं? स्पंजों होती हैं। कहां होती हैं? स्पंजों होती हैं। ठीक है, स्पंज क्या होते हैं? जलीय जीव हैं। क्या होते हैं? जलीय जीव हैं। और ये कॉलोनी में रहते हैं। कहां रहते हैं? समूह में रहते हैं। ठीक है, स्पंजों का जो है कीप कोशिकाएं जो स्पंजों होती हैं, ये कहां रहते हैं? जलीय जीव है और कॉलोनी में रहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अब स्पंजों की खासियत क्या होती है कि इनमें जल के आने और जाने के लिए क्या होता है? आस्टिया और आस्कुलम होता है। आस्टिया और आस्कुलम। ठीक है, आस्टिया और आस्कुलम होते हैं। ठीक है, आस्टिया क्या है? आस्टिया और आस्कुलम ये किसमें होते हैं? तो स्पंजों होते हैं। ठीक है, स्पंजों में आस्टिया और आस्कुलम होते हैं। ठीक, तो कीप कोशिकाएं किसमें होती हैं? स्पंजों में होती हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे एक बात कर लें आपसे, अगर बात या स्पंजों की, तो स्पंज जो होते हैं, आपने एक नाम सुना होगा यूप्लैक्टेला। यूप्लैक्टेला ये क्या है? आपने एक सुना होगा जो यूप्लैक्टेला क्या है? यूप्लैक्टेला क्या है? कंकाली स्पंज है। ठीक, ठीक है, और ये क्या करता है? इसे वीनस के फूलों की डलिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे वीनस के फूलों की डलिया कहते हैं। ठीक है, इसे वीनस के फूलों की डलिया कहते हैं, वीनस फ्लावर बास्केट। इसका उपयोग कहां होता है? तो इसका उपयोग गिफ्ट देने में, यानी वहां पे, कहां पे? स्विट्जरलैंड में। कहां पे? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड आदि देशों में इसका उपयोग कहां पे होता है? शादी समारोहों में, जन्मदिन में, कुछ विशेष कार्य पर उपहार के स्वरूप में इसे दिया जाता है। ठीक है, उपहार के स्वरूप इसे दिया जाता है। तो ये क्या है आपका? एक प्रकार का स्पंज है। ठीक है, ठीक, चलो जुगनू होता है एक। देखो जुगनू, जुगनू जानते होंगे, चमकने वाला, रात में जो रात के अंधेरे में चमकता है, तो क्या होता है? ये मोलस्का होता है कि कीट होता है कि कृमि होता है या सूत्रकृमि होता है? जुगनू क्या होता है? मोलस्का होता है कि कीट होता है कि कृमि होता है या एक सूत्रकृमि? सूत्रकृमि क्या बोलते हैं? सूत्रकृमि को बोलते हैं क्या? थ्रीड वार्म। क्या बोलते हैं? थ्रीड वार्म कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है जुगनू? बताइए, जुगनू क्या होता है? तो जुगनू क्या होता है? जुगनू एक कीट होता है। जुगनू क्या है? जुगनू एक कीट होता है। अब ये कीट क्यों है? जुगनू क्या होता है? कीट होता है। अब ध्यान दीजिए, जुगनू में एक पदार्थ का होता है जिसका नाम है ल्यूसीफेरिन। ठीक है, ल्यूसीफेरिन। ल्यूसीफेरिन नामक पदार्थ के कारण क्या होता है? जुगनू में चमक होती है। ल्यूसीफेरिन नामक पदार्थ के कारण जुगनू में चमक होती है। ठीक है, तो जुगनू क्या है? एक कीट होता है। किस जंतु समूह या संघ के सब सदस्य समुद्री होते हैं? किस जंतु समूह या संघ के सारे सदस्य जो हैं समुद्री होते हैं? पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एकाइनोडर्मेटा या मोलस्का? बताओ। पोरीफेरा, चलो बताओ। देखो बच्चों, पोरीफेरा जो होते हैं, पोर का मतलब क्या है? पोर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होगा छिद्रधारक जंतु। छिद्रधारक जंतु। ठीक है, सिलेंट्रेटा क्या है? इनकी बॉडी पर सिलोम नामक गुहा होती है। ठीक है,
यहां पे क्या आपका आंसर होगा, इकाइनोडर्मेटा। ये क्या होते हैं, ये सभी समुद्री जीव हैं। ये सभी क्या है, सभी समुद्री जीव हैं। और मोलस्का क्या है, मोलस्का ये मांसल भित्ति वाले, मांसल भित्ति वाले, मांसल भित्ति वाले प्राणी हैं जो मेंटल से ढके होते हैं। मेंटल बताया ना मैंने आपको भी, मेंटल क्या है, जो मेंटल से ढके होते हैं। मेंटल क्या है, ठीक, जो मेंटल से ढके होते हैं। मेंटल किसका बना होता है, तो मेंटल आपका कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, मेंटल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, तो यहां पर जो है इकाइनोडर्मेटा संघ के जितने प्राणी हैं सभी क्या हैं, सभी समुद्री हैं। ठीक है, सभी समुद्री हैं। फाइलेरिया रोग का जनक होता है, पूछ रहा है फाइलेरिया रोग का जनक होता है, तो इसका जनक क्या है, प्रोटोजोआ है, हेलमिंथ है, बैक्टीरिया है या मच्छर। फाइलेरिया रोग का जनक कौन होता है, फाइलेरिया रोग का जनक कौन होता है, मच्छर, बैक्टीरिया, हेलमिंथ या प्रोटोजोआ। ठीक है, देखो तो जो फाइलेरिया होता है उसका वाहक, उसका जनक कौन है, तो उसका जनक होता है कौन, एक होता है मच्छर, सॉरी मच्छर नहीं, क्या होता है, हेलमिंथ होता है। ठीक है, हेलमिंथ कौन है, हेलमिंथ का नाम क्या है, बुचिरेरिया बुचिरेरिया बैंक ऑफ ट्राई। क्या है, बुचिरेरिया बैंक ऑफ ट्राई। ठीक है, बैंक ऑफ ट्राई, बैंक ऑफ ट्राई। ठीक है, ये क्या है, एक प्रकार का एस्के हेलमिंथीज है, एस्के एस्के हेलमिंथीज क्या है, एस्के हेलमिंथीज एक संघ है जिसमें एस्केरिस, जिसमें क्या होता है, एस्केरिस होता है। क्या होता है, एस्केरिस होता है। ठीक है, एस्केरिस आप जानते होंगे जो बच्चों, छोटे बच्चों के पेट में केचुआ नहीं पड़ जाता है, तो वही है। ये क्या है, ये सूत्रकृमि होते हैं। क्या होते हैं, ये थ्री वर्म होते हैं। देखो, ठीक है, यहां पे देख लो, फिर इमेज बना दूं मैं। तो जो फाइलेरिया होता है, फाइलेरिया, इसका कारण कौन है, इसका कारण हेलमिंथ होता है। हेलमिंथ क्या है, बुचिरेरिया बैंक ऑफ ट्राई। हेलमिंथ का मतलब क्या है, क्रीम। हेलमिंथ का मतलब क्या है आपका, तो इसमें क्रीमी आते हैं। कौन से क्रीमी आते हैं इसमें, सूत्रकृमि आते हैं। ठीक है, कौन से कृमि आएंगे इसमें, सूत्रकृमि आएंगे। ठीक है, इसमें सूत्रकृमि आते हैं। क्लियर है, चलो अब देखो यहां पे आपको बता दें आपको इमेज, ठीक है, देखो ऐसे ये है आपका, तो ये क्या है आपका, ये आपका एस्केरिस है। ठीक है, ये क्या है आपका, एस्केरिस है। ठीक है, ठीक, ये आपके एस्केरिस है। ओके, तो एस्केरिस ऐसे होते हैं। तो एस्केरिस क्या है, एक सूत्रकृमि है। ठीक है, ओके, चलो किनमें शरीर खंड युक्त होता है, देखो कह रहा है किनमें, किन जंतुओं में शरीर खंड युक्त होता है, सिलेंट्रेटा में, पोरीफेरा में, मोलस्का में या एनिलिडा में। किनमें शरीर खंड युक्त होता है, ठीक, किनमें शरीर खंड युक्त होता है, सिलेंट्रेटा, पोरीफेरा, मोलस्का या एनिलिडा। अब देखो यहां पे, तो यहां में देखो जो सिलेंट्रेटा वाले होते हैं, सिलेंट्रेटा ये तो आपके
मतलब समुद्र में या फिर तालाब में ये पाए जाते हैं, ठीक है। सिलेंट्रेटा ये कैसे होते हैं, ये आपके सिलेंट्रान नामक क्या है, इनमें सिलेंट्रान नामक क्या होती है, ये देखो जैसे हाइड्रा है तो इसमें क्या है आपका, इसमें दंश कोशिका होती, क्या होती, दंश कोशिका होती, ठीक है। पोरीफेरा ये भी क्या है, समुद्री जीव होते हैं, ठीक है, मतलब जलीय जीव होते हैं। ये दोनों सिलेंट्रेटा और पोरीफेरा क्या है, ये जलीय जीव है। मोलस्का ये भी जलीय जीव है। एनिलीडा क्या है, एनिलीडा में क्या होता है, एनिलीडा में शरीर खंड युक्त होता है, कैसा होता है, खंड युक्त होता है। जैसे आप देखते होंगे केचुआ, क्या है आपका, केचुआ क्या कहते हैं, केचुआ का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, फेरिटिमा, फेरिटिमा पास्थुमा, ठीक है, फेरिटिमा पास्थुमा, ठीक है। तो केचुआ जो है फेरिटिमा पास्थुमा है, इसे हम किसान का मित्र भी कहते हैं। और ये क्या है आपका, इसमें शरीर खंड युक्त होता है, इसमें शरीर खंड युक्त होता है। द्विनाम पद्धति एवं आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली के प्रेषक या वर्गीकरण में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए प्रसिद्ध वैज्ञानिक या सिस्टेमा नेचुरे नामक पुस्तक के लेखक हैं। देखो यहाँ पे 2-3 ऑप्शन आपको दिया समझने के लिए, अगर आप चाहेंगे तो क्वेश्चन आराम समझ लेंगे। क्या कह रहा है, सिस्टेमा नेचुरे, सिस्टेमा नेचुरे, ठीक है। इसके लेखक पूछ रहा है या वर्गीकरण प्रणाली के जनक, वर्गीकरण प्रणाली के जनक, द्विनाम पद्धति। तो यहाँ पे कई ऑप्शन दिया है आपको, अगर आप चाहेंगे तो समझ लेंगे आराम से कि यहाँ पे कौन होगा, तो आप बिल्कुल समझ लेंगे, ठीक है। ये कौन रहेगा आपका, तो ये आपके रहेंगे कैरोलस लीनियस। कौन रहेगा आपका, कैरोलस लीनियस, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं, ठीक है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं, ठीक है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। क्लियर है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, इनकी पुस्तक का नाम है सिस्टेमा नेचुरे। इन्होंने जीवों के द्विनाम पद्धति यानी क्या, बाई नामनक्लेचर को प्रतिपादित किया। बाई नामनक्लेचर को इन्होंने क्या किया, सिद्धांत को दिया, जिसमें जीवों का जो प्रथम नाम है वो वंश से होता है, दूसरा क्या होता है, जाति से होता है। जैसे देखिए मेढक है तो मेढक का नाम क्या है, राना टिग्रीना, राना टिग्रीना, ठीक है, ओके, राना टिग्रीना। क्लियर है। चलो तो यहां पे देखो आप ध्यान से कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण के जनक कौन है, कैरोलस लीनियस। दूसरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल, दूसरा नाम क्या है आपका, ग्रेगर जॉन मेंडल। अब जो ग्रेगर जॉन मेंडल है क्या है आपके, ये आपके फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स क्या है, ये फादर ऑफ जेनेटिक्स है। क्लियर है, फादर ऑफ जेनेटिक्स है यानी अनुवांशिकी के जनक। तीसरा नाम है लुई पास्चर। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पाश्चुरीकरण का सिद्धांत दिया था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पाश्चुरीकरण का सिद्धांत दिया था। ठीक है, इन्होंने पाश्चुरीकरण का सिद्धांत दिया था, ठीक है। और अगला क्या है आपका, चार्ल्स डार्विन। इन्हें क्या बोलते हैं, इन्होंने जैव विकास के संबंध में जैव विकास का मत दिया, जैव विकास का मत दिया, जिसमें उन्होंने क्या किया, जिसमें इन्होंने प्राकृतिक चयन की बात की, जिसमें क्या किया इन्होंने प्राकृतिक चयन की बात की, यानी नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन की बात कही। ठीक है। और ये भी ध्यान रखो आप लोग कि डार्विन ने एक सिद्धांत दिया जिसमें इन्होंने क्या कहा,
जिसमें इन्होंने कहा कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ये मतलब उसका योग्यतम की उत्तरजीविता, योग्यतम की उत्तरजीविता, ठीक है, योग्यतम की उत्तरजीविता। क्लियर है? चलो, अपने शरीर के किस भाग से निकले स्राव से मकड़ियां जाल बनाती हैं? अपने शरीर के किस भाग से निकले स्राव से मकड़ियां जाल बनाती हैं? मुख से, लाल ग्रंथियों से, पादों से या उदर के पश्च भाग से? अपने किस स्राव से मकड़ियां जो है जाल बनाती हैं? लाल ग्रंथियों से, पादों से, या मुख से या उदर के पश्च भाग से, ठीक है। अब देखो यहां पे, तो जो मकड़ियां होती हैं वो अपने उदर के पश्च भाग से निकले स्राव से अपना क्या, अपना वो बनाती हैं, क्या, अपना जाल बनाती हैं, ठीक है। जो मकड़ियों का पश्च भाग होता है, ठीक है, ये देखो मकड़ी हो गई, ठीक, ओके। तो यहां पे देखो, ये इनका जो पश्च भाग है उधर वाला, ये भाग है ना, ये वाला भाग, ये क्या है इनका, ये उनका उत्सर्जी भाग है। ये क्या है? उनका उत्सर्जी भाग है, ठीक है। और ये किसका उत्सर्जन करती हैं? तो मकड़ियां ग्वानिन नामक पदार्थ का उत्सर्जन करती हैं। मकड़ियां क्या करती हैं? मकड़ियां, तो मकड़ियां ग्वानिन नामक पदार्थ का उत्सर्जन करती हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या आपका आंसर होगा? मकड़ियों का उदर भाग, ठीक है। चलो, कौन से सेट के जंतु सब एक ही संघ के हैं? देखो, कह रहा है कौन से सेट के जंतु एक ही फाइलम के संघ यानी संघ के हैं? बिच्छू, काकरोच, झींगा, बिच्छू, काकरोच, केचुआ, काकरोच, जोंक या झींगा, झींगा, केचुआ या जोंक? यहाँ पे जोंक हो, ठीक है। तो यहां पे क्या कह रहा है आपसे कि कौन से सेट के जंतु सब एक ही संघ के हैं? अब ध्यान रखो आप लोग, देखो यहां पे दिया है बिच्छू, तो बिच्छू आर्थ्रोपोडा का है, काकरोच आर्थ्रोपोडा का है, झींगा आर्थ्रोपोडा का है, ठीक है, तीनों आर्थ्रोपोडा के हो गए। यहां बिच्छू आर्थ्रोपोडा का, काकरोच आर्थ्रोपोडा का, लेकिन केचुआ क्या है? केचुआ एनिलिडा संघ का है, ठीक है, केचुआ एनिलिडा संघ का है, ठीक। यहां पे जोंक दिया है, ठीक है, जोंक, मैडम है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा आपका? बिच्छू, काकरोच और झींगा, बिच्छू, काकरोच और झींगा जो होंगे आपके एक ही संघ के प्राणी होंगे, ठीक है, एक ही संघ के प्राणी होंगे। क्लियर है? ये क्या है? सभी एक ही संघ के प्राणी हैं, ठीक है। चलो,
कह रहा है जीव विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, ध्यान दो, हर्पिटोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, उड़नकी या आर्निथोलॉजी। आर्निथोलॉजी, उड़नकी, एंथ्रोपोलॉजी या हर्पिटोलॉजी, फटाफट बताओ फटाफट। देखो यहां पर आपको बता दूं मैं, तो यहां पे विज्ञान, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पक्षियों का अध्ययन होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम आर्निथोलॉजी बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, उसे हम आर्निथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, आर्निथोलॉजी। ठीक है, रुधिर परिसंचरण तंत्र महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे। कह रहा है कि रुधिर परिसंचरण तंत्र का जो प्रथम महत्वपूर्ण अध्ययन किया था वो किसने किया था, तो आप एक क्वेश्चन जानते होंगे आंसर इसका, किसने किया था इसका आंसर, अरे अध्ययन विलियम हार्वे ने। किसने किया था, ठीक है, विलियम हार्वे ने किया था। ठीक है, आप जानते हो विलियम हार्वे कौन है, तो विलियम हार्वे को फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिसंचरण का जनक कहते हैं। ठीक है, परिसंचरण का जनक कहते हैं। पैलियोंटोलॉजी पूछ रहा है, पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन कहलाता है किसका, जीवाश्मों का, विलुप्त जंतुओं का, प्राइमेट्स का या हड्डी का। पैलियोंटोलॉजी पूछ रहा है, तो जो पैलियोंटोलॉजी है इसमें क्या करते हैं, इसमें हम जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं इसमें हम जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब देखो जीवाश्म है क्या, जीवाश्म आपके हजारों लाखों वर्ष पूर्व जो मानव की दबी हुई अस्थियां होती हैं, अन्य जंतुओं की दबी हुई अस्थियां होती हैं, जो कि क्या है, जो कि पेट्रोलियम पदार्थों के रूप में हो जाती हैं, क्या वही जीवाश्म कहलाती हैं। मतलब चट्टानों या पृथ्वी के नीचे दबी हुई मानव अस्थियों को, जंतुओं की अस्थियों को जीवाश्म कहते हैं, फासिल कहते हैं। क्लियर है, तो जो पैलियोंटोलॉजी है ये क्या है आपका, जीवाश्म है। ठीक है, ओके। अब देखो अगर इसको हम पैलियो बॉटनी बोलेंगे तो आपका पादप जीवाश्मों का अध्ययन होगा, अगर इसे हम पैलियोजूलॉजी बोलेंगे तो जंतु जीवाश्मों का। क्लियर है, पैलियो बॉटनी और पैलियोजूलॉजी ये क्या है आपका, जंतु जीवाश्म, और ये क्या है आपका, पादप जीवाश्म। ठीक है, तो पैलियोंटोलॉजी में क्या होता है, जीवाश्मों का अध्ययन होता है। ठीक है, चलो। कह रहा है काला अजार एवं फोड़ा के रोग को फैलाने वाला कीट है। देखो काला अजार, काला जर और फोड़ा, तो देखो यहां पे दिया है खटमल। खटमल हमारे यहां रोग कारक नहीं होता, जुआ ये भी रोग कारक नहीं होता, घरेलू मक्खी ये हैजा रोग उत्पन्न कर सकती है, तो यहां पे क्या होगा, सैंड फ्लाई होगा। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे हम लोग बालू मक्खी कहते हैं। क्या कहते हैं, बालू मक्खी कहते हैं। ठीक है, तो जो बालू मक्खी होती है क्या करती है, काला अजार रोग के फैलाने काम करती है। क्या करती है, काला अजार रोग को ये फैलाती है। कौन, आपकी बालू मक्खी। ठीक है, चलो। कौन सी जोड़ी सही है, ध्यान दो यहां पे क्या पूछ रहा है आपसे, कौन सी जोड़ी सही है, तो ये पूछ रहा है एपी कल्चर मधुमक्खी, सेरी कल्चर मछली, पीसी कल्चर मधुमक्खी या एपी कल्चर से रेशम कीट। तो देखो यहां पे एक बात की जाए तो एपी कल्चर में क्या होता है, मधुमक्खी पालन होता है। क्या होता है, मधुमक्खी पालन होता है। सेरी कल्चर में रेशम कीट पालन होता है। क्या होता है सेरी कल्चर में, सेरी कल्चर में रेशम कीट पालन होता है। टीसी कल्चर में मत्स्य पालन होता है। क्या होता है, मछली का पालन होता है। ठीक है, सेरी कल्चर मेरे पीसी कल्चर में मत्स्य पालन होता है और एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन। तो यहां पर जो है आपका पहला जो ऑप्शन है वो सही है।
अब ये है क्या, एपी कल्चर, सेरीकल्चर, पिसीकल्चर, एपी कल्चर, ये आपके जीव विज्ञान की अप्लाइड ब्रांचेस हैं। क्या है आपकी ये अप्लाइड ब्रांचेस हैं, ठीक है, मतलब अनुप्रयोगात्मक शाखाएं हैं। इनमें क्या किया जाता है, इनमें आपके जो जीव होते हैं उनकी जो उनकी नस्लें उनकी नस्लों में सुधार और संवर्धन किया जाता है, ठीक है, मतलब आधुनिक तरीके से उनका उत्पादन किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये आपका कल्चर बोलते हैं, ठीक है। इसमें तमाम शाखाएं हैं, एपी कल्चर, पीसी कल्चर, सेरी कल्चर, विल्टी कल्चर, ओलेरी कल्चर, फ्लोरी कल्चर, वर्मी कल्चर, तमाम है, ठीक है। तो यहां पर आपका जो है एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन किया जाता है। चलो, कह रहा है एम्फीबिया बनाता है। एम्फीबिया है क्या, एम्फीबिया के बारे में पूछ रहा है कि बहुत तेजी से चलने वाली नावों को कहते हैं एम्फीबिया, केवल जल में ही रह सकने वाले पशुओं को, केवल स्थल पर ही रह सकने वाले पशुओं को, या जल एवं स्थल दोनों पर रहने वाले पशुओं को। यहाँ पे जो पशु दिया है ना, पशु, तो पशु वर्ड यहाँ पे नहीं हो पाए होगा, थोड़ा सा कभी कभी किताब वाले भी गलती कर देते हैं, यहाँ पे क्या होगा, जीव होगा, ठीक है। खैर पशु भी एक जीव ही है, पशु क्या है, पशु भी एक जीव ही है, ठीक है। तो चलो, तो यहाँ पे क्या है आपका एम्फीबिया, क्या है, यहाँ पे ध्यान दो आप लोग कि जो एम्फीबिया वो क्या है, एम्फीबिया ऐसे जीव होते हैं जो जल और थल दोनों पर रह सकते हैं, जल और थल दोनों पर रह सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, मेढक, और कौन है आपका, मगरमच्छ, मगरमच्छ यानी क्या, एलिगेटर, क्रोकोडाइल, ठीक है, क्लियर है। चलो, किन जंतुओं में आहार नाल नहीं होती, किन जंतुओं में आहार नाल नहीं होती, केकड़ा में नहीं होती, कि एरेक्नाइडा में होती है, कि टीनिया एवं अन्य सिस्टोडा में, या यकृत कृमि एवं अन्य ट्रिमेटोडा में। तो किन जंतुओं में आहार नाल नहीं होती, तो ये भी ध्यान रखो। यहां पे जो टीनिया है, टीनिया क्या है, टीनिया क्या है भैया, टीनिया सोलियम है। क्या है ये, टीनिया सोलियम। और टीनिया सोलियम क्या है, इसे हम कहते हैं फीता क्रीम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, फीता क्रीम कहते हैं। और इसे क्या यह किस संज्ञा प्राणी है यह, तो यह कैसा होता है, चपटे क्रीम कहलाते हैं। ये कैसा होता है, चपटे क्रीमी होते हैं ये, ठीक है। ये कैसे होते हैं, चपटे क्रीमी होते हैं, ठीक है। तो किन जंतुओं में आहार नाल नहीं होती है, तो फीता क्रीमी और अन्य जो सिस्टोडा होते हैं, सिस्टोडा में क्या, जो इस संघ के प्राणी हैं, किसके, प्लेटी हेलमिन्थीज के, प्लेटी हेलमिन्थीज के। तो इस संघ के प्राणियों में आहार नाल नहीं होती, ठीक है। लेकिन हाँ, यहां पर एक बात नोट करो कि इनमें जो है, इनमें उत्सर्जन के लिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछता है, उत्सर्जन में क्या होती है, ज्वाला कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं, ज्वाला कोशिकाएं होती हैं। इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, इन्हें बोलते हैं फ्लेम सेल्स, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं, फ्लेम सेल्स कहते हैं। यानी जो टीनिया सोलियम है, इसमें उत्सर्जन के लिए क्या होता है, ज्वाला कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। चलो, कौन से संघ में जातियों की संख्या सबसे अधिक है, कौन से संघ में जातियों की संख्या सबसे अधिक है, इंसेक्टा में, कि प्रोटोजोआ में, कि कार्डेटा में, या आर्थ्रोपोडा में, बताओ कौन से संघ में जातियों की संख्या सबसे अधिक है। तो यहां पे ध्यान रखो कि आपका जो आर्थ्रोपोडा संघ होता है, ये क्या है, ये सबसे अधिक संख्या में पाए जाने वाले जंतु हैं। ये जल में भी होते हैं, ठीक है, जल में भी होते हैं, स्थल पे भी होते हैं, और वायु में भी होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं ये, जल में भी होते हैं, स्थल में भी होते हैं, और वायु में भी होते हैं, ठीक है। चलो, तो क्या है ये, सबसे ज्यादा
संख्या में पाए जाने वाले जंतु हैं। कौन? आपके आर्थ्रोपोडा। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? अधिकांश कीट जो है श्वसन कैसे करते हैं पूछ रहा है। त्वचा से करते हैं, क्लोम से करते हैं, फेफड़ों से करते हैं या वातक तंत्र से करते हैं? अधिकांश कीट जो है श्वसन कैसे करते हैं? ठीक, तो अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं भैया? वातक तंत्र से करते हैं। किससे करते हैं? वातक तंत्र से। कैसे? त्वचा से नहीं करेंगे, क्लोम से नहीं करेंगे, फेफड़ों से नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? कुछ करते हैं, ऐसा नहीं, कुछ करते हैं, लेकिन और क्या है? वातक तंत्र से करते हैं। ठीक है, वातक तंत्र क्या है इनका? इनके शरीर में श्वसन जो होती है ना, तो ये वातक तंत्रों से होती है। ठीक है, चलो अब देखो यहां पे पूछ रहा है मेलपीगी नलिकाएं। तो कीटों में श्वसन की बात हमने कर ली। कीट श्वसन कैसे करते हैं? वातक तंत्रों से करते हैं। ठीक है, लेकिन मेलपीगी नलिकाएं क्या होती हैं? कीटों के श्वसनांग होती हैं कि मेढक उत्सर्जन अंग में होती हैं कि अंतःस्रावित ग्रंथियां होती हैं कि कीटों के उत्सर्जी अंग होती हैं? मेलपीगी नलिकाएं कहां होती हैं? तो ये कीटों के उत्सर्जी अंग के रूप में होती हैं। क्या होती हैं? कीटों में उत्सर्जी अंग के रूप में कौन होता है? मेलपीगी नलिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? मेलपीगी नलिकाएं होती हैं। ठीक है, कीटों में उत्सर्जी अंग क्या होता है? मेलपीगी नलिकाएं होती हैं। ठीक है, चलो फाइलेरिया रोग का किसी कारण होता है? अभी मैंने आपको बताया ना पहले क्वेश्चन में कि जो फाइलेरिया रोग है किससे होता है? आपका बुचीरेरिया से होता है। बुचीरेरिया क्या है? एक गोल कृमि है। गोल कृमि क्या होते हैं? एस्केरिस। ठीक है, ये देखा नहीं आपने, मैंने बनाया। ठीक है, तो क्या है? ये गोल कृमि होते हैं। टीनिया सोलियम क्या है? चपटा कृमि है। ठीक है, फैसियोला क्या है? ये आपका लीवर फ्लूक है। क्या है ये? लीवर फ्लूक है, जो सुअर की आंत में होता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? फैसियोला हिपैटिका बोलते हैं। और आपका एस्केरिस, एस्केरिस भी इसी का है। तो एस्केरिस और बुचीरेरिया दोनों क्या है? दोनों ये गोल कृमि है। तो फाइलेरिया किससे होता है? बुचीरेरिया से होता है। ठीक है, फाइलेरिया किससे होगा? बुचीरेरिया से होता है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? मलेरिया परजीवी अमीबा आदि सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को कहते हैं। देखो पूछ रहा है कि मलेरिया जो परजीवी होता है, मलेरिया पैरासाइट, अमीबा और आदि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनके अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो यहां पूछ रहा है रोग विज्ञान या पैथोलॉजी, विषाणु विज्ञान या वायरोलॉजी, प्रोटोजोआ विज्ञान या प्रोटोजूलॉजी, परजीवी विज्ञान या पैरासाइटोलॉजी। जल्दी बताओ फटाफट सब। तो देखो जो अमीबा और अमीबा मलेरिया सब किसमें आते हैं? सब प्रोटोजोआ में आते हैं। किसमें आते हैं ये सब प्रोटोजोआ में आते हैं। इसे क्या बोलेंगे? प्रोटोजोआ विज्ञान या प्रोटोजूलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोटोजोआ। प्रोटो का मतलब क्या होता है? प्रोटो का मतलब होता है प्रोटियोस। क्या होता है? प्रोटोस, जिसका मतलब क्या होता है? प्रथम। क्या होता है? प्रथम। और जोआ का मतलब क्या होता है? जोआ का मतलब क्या होता है? जून होता है। क्या होता है? जून। जून का मतलब क्या होता है? जंतु। तो इस धरती पर जो प्रथम जंतु है कौन है? प्रोटोजोआ है। कौन है? प्रोटोजोआ है। क्लियर है? चलो पूछ रहा है वर्गीकरण में वर्गीय समूहों का सही आरोही क्रम है। आरोही क्रम क्या? आरोही क्रम मतलब बढ़ने क्रम में। आरोही क्रम में, बढ़ने क्रम में। ठीक है, तो कह रहा वर्गीकरण में वर्गीय के समूहों का सही आरोही क्रम कौन सा है? स्पीसीज है, मतलब जाति, गण, जीनस या फैमिली। स्पीसीज, जीनस, फैमिली ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज ऑर्डर या जीनस, फैमिली, स्पीसीज ऑर्डर। कह रहा है बढ़ते क्रम में चाहिए, बढ़ते क्रम में। देखो
देखो इधर से जाएंगे तो घटते क्रम में हो जाएगा, इधर जाएंगे तो बढ़ते क्रम में हो जाएगा। तो नीचे से ऊपर पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है, नीचे से ऊपर। तो सबसे नीचे आता है कौन सा, स्पीसीज, इसका मतलब क्या होता है, जाति होती है। फिर क्या आता है, वंश आता है। फिर क्या आता है, वंश आता है। ठीक है, पहले क्या आएगी, जाति आएगी, इसके ऊपर वंश आएगा, फिर क्या आएगा, कुल आएगा यानी फैमिली, फिर क्या आएगा, इसके ऊपर क्या आएगा आपका, गण या आर्डर। ठीक है, तो यहां पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। सबसे नीचे स्पीसीज रहेगा, फिर फैमिली, उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर जीनस, फिर उसके ऊपर फैमिली और फिर उसके ऊपर आर्डर। ओके, ये क्या है आपका वर्गीकी का अपनाया गया क्रम है, जिसमें नीचे से ऊपर का क्रम है। ठीक है, नीचे से ऊपर का क्रम। स्तनियों के वे दो लक्षण जो अन्य कशेरुकियों में नहीं होते। स्तनियों के वे दो लक्षण जो अन्य कशेरुकियों में नहीं होते। स्तन ग्रंथियां, बाल, दांत, कर्ण पल्लव, दांत, स्तन ग्रंथियां, अंडयुज एवं बाल, अंडयुज एवं बाल। तो देखो जो स्तनी होते हैं, स्तनी, उनमें क्या होती हैं, उनमें स्तन ग्रंथियां और बाल दोनों होते हैं। ठीक है, स्तनियों में क्या होते हैं, स्तन ग्रंथियां और बाल होते हैं। ठीक है, हर जंतुओं में जो अन्य कशेरुकियों में नहीं, अन्य कशेरुकियों में स्तन ग्रंथियां नहीं होती हैं, बाल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो स्तनियों के वे दो लक्षण जो अन्य कशेरुकियों में नहीं होते हैं, तो स्तन ग्रंथियां और बाल। ठीक है, ठीक है, चलो गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को वातावरण के तापक्रम से नीचे रखते हैं, वातावरण के तापक्रम से ऊंचा रखते हैं, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। या पूछ रहा है आपसे कि वातावरण के तापक्रम को बराबर बनाए रखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे क्या है, देखो जो वार्म ब्लड वाले होते हैं, वार्म ब्लड वाले क्या होते हैं, उनका हमारा क्या, वे समतापी होते हैं। क्या होते हैं, वे समतापी हैं, यानी हमेशा वातावरण से वो क्या करते हैं, तापक्रम को बराबर बनाए रखते हैं। ठीक है, हमेशा तापक्रम को बराबर बनाए रखते हैं। ठीक है, चलो जंतु किस लक्षण में पादपों से मिलते हैं, जंतु किस लक्षण में पादपों से मिलते हैं। ठीक है, कह रहा जंतु किस लक्षण में पादपों से मिलते हैं। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दो, ये दिन रात श्वसन करते हैं, ये केवल रात में श्वसन करते हैं, ये आवश्यकता पड़ने में श्वसन करते हैं, या ये केवल दिन में श्वसन करते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, तो जंतु जो होते हैं क्या होते हैं, जंतु पादपों से इसलिए समान होते हैं कि ये दिन रात मतलब हमेशा श्वसन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ये दिन और रात दोनों श्वसन करते हैं। ठीक है, चलो यहां पे आपका ये आज का क्वेश्चन का जो सेट था समाप्त हो गया। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या था, जंतु जो होते हैं पादपों से इसलिए मैच करते हैं क्योंकि ये दिन और रात दोनों जगह श्वसन करते हैं, दोनों समय पे श्वसन करते हैं। ठीक है, और पौधे जो हैं रात में CO2 का निष्कासन करते हैं। CO2 कहते हैं, CO2 को रिलीज करेंगे। ठीक है, CO2 को रिलीज करेंगे, CO2 को रिलीज करते हैं। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा CO2 रिलीज करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हमेशा CO2 को रिलीज करते हैं। ठीक है, क्योंकि रात में पौधे CO2 का निष्कासन करते हैं, इसलिए क्या कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि रात में पौधों के नीचे मतलब पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। अब ये भी ध्यान दो कि पीपल एक ऐसा वृक्ष होता है जो 24 घंटे में से 22 घंटे आपको ऑक्सीजन देता है। ठीक है, पीपल। ठीक है, और कुछ जो है समुद्र के किनारे कुछ पौधे होते हैं। ठीक है, जो समुद्री पौधे होते हैं, समुद्री पौधे हुए, पीपल हुआ, तो इसे क्या कहते हैं, ये सब आपको अन्य पौधों की अपेक्षा क्या करते हैं, अन्य पौधों की अपेक्षा अधिक ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, अधिक ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, इसलिए क्या है कि पीपल के नीचे बैठने से क्या होता है, पीपल के नीचे बैठने से या वहां पे समय बिताने से
जो हमारे ऑक्सीजन का लेवल है क्या, वो मेंटेन होता है, ऑक्सीजन का लेवल जो है क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, चलो तो साथियों ये हमारा सेट यहीं पे समाप्त हो गया आज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की सीरीज में फिर से मिलेंगे आपसे नए प्रश्नों को लेकर के। ओके, तो चलो आज की श्रृंखला यहीं खत्म करते हैं। ओके, ठीक, ये आपका जंतु जगत पार्ट 1 है। ठीक है, जंतु जगत पार्ट 1। ठीक, चलो तो आज ये सीरीज यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।